Hello everyone, I welcomes you all on my channel that is Shrutika Knowledge Hub. Today we are going to discuss on bad bank in India. इंडिया को अपना पहला बैड बैंक मिलने वाला है. बैड बैंक क्या है ये? बैड बैंक मतलब जिसका नाम ही बैड हो, हाउ इट इज़ मीन कि बैड बैंक मिलने वाला है. कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, थोड़ा उलझा दिया नाम नहीं. बैड बैंक इन इंडिया, व्हाट इट इज़, ये क्या चीज़ है बैड बैंक? यानी कि जो बैंक बुरा है, तो जब बैंक बुरा है तो उसे लाई क्यों रहे हैं? What was the reason behind it? So today we are going to discuss on this topic bad bank in India. तो बैड बैंक इन इंडिया के बारे में भाई ये भी है कि हाँ भाई कैसे ये गुड हो सकता है. हाउ गुड विल बी दी बैड बैंक. कोई भी बैंक जो बैड है वो गुड कैसे हो सकता है? व्हाट्स गुड अबाउट इट, कि बैड बैंक के बारे में क्या अच्छी बात. तो इसके लिए आप एक बात देखिएगा कि निर्मला सीतारमन जी ने जो 2021 और 22 का आपका बजट है, 2021-2022 के बजट में बैड बैंक के नाम पर 30,600 करोड़ रुपए दे दिए. कहा कि भाई आप हमारी तरफ से 30,600 करोड़ रुपए बैड बैंक के नाम पर इशू कर दो. ठीक है, तो भाई ये क्या चीज़ है? हमें तो समझ नहीं आया भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट 30,600 करोड़ रुपए डाल रही है. ये क्या चीज़ है? तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ये काम कैसे करेगी या फिर बैड बैंक. सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो बैड बैंक है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है. पहला तो है NARC, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड. एक तो आपको ये बात याद रखनी है पूरे लेक्चर के टाइम पर, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड NARC. और एक आपको याद रखना है IDRCL, दैट इज़ इंडिया डैप रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. इंडिया डैप रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये दो चीज़ें हैं और ये दोनों चीज़ें मिलकर ही किसके बराबर हैं? बैड बैंक के बराबर है. एक बात तो ये याद रखिए कि दिस इज़ कॉल्ड एज बैड बैंक. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ बैड बैंक, वैसे तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, लेकिन ये अकेले काम नहीं कर रहे हैं. इसके लिए एक और कंपनी सेटअप की गई है जिसका नाम है इंडिया डैप रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL. सो भाई है क्या? पहले मैम ये तो बताओ. ये तो आप टेक्निकल टर्म्स तो बहुत बता दी कि हाँ NARC है या IDRCL है, ये है क्या भला? ये समझ में नहीं आया. तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ रुपये दे दिए. तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैंक की नॉर्मल फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी, जिसको समझने के लिए हम चलते हैं इस छोटे से डायग्राम के ऊपर, जो कि हमने कई बार समझ भी चुके हैं और जिनको नहीं पता वो हम एक रिव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले हमें मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बैंक होता है, राइट? क्या होता है? एक बैंक होता है. अब इस बैंक का मेन वर्क क्या होता है? इस बैंक का मेन वर्क होता है कि भाई बैंक का मेन वर्क क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं. ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपना पैसा इस बैंक में डालेंगे, राइट? माना सब ने 100 रुपये डाले. क्यों डाले भाई? क्या ज़रूरत थी बैंक में डालने की? कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना आपका, कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा. तो वो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? वो सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि बैंक उन 100 रुपये का मुझे क्या करके दे देगी? 105 रुपये करके देगी. 100 का क्या करके देगी? 105. और 5 रुपये क्या है? इसका इंटरेस्ट है. ठीक, बहुत अच्छी बात है, सबको बहुत अच्छी स्कीम लगी. लोग आए, बैंक खुले, बैंकों में पैसा डाला, बैंक ने वो पैसा बढ़ाकर हमें वापस दे दिया. हम बड़े खुश. लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड हम सोचते हैं कि बैंक के 5 रुपये जो हमें ब्याज के दे रही है वो कहाँ से ला रही है? भाई बैंक के अपने भी खर्चे हैं, बिल्डिंग खड़ी हुई है, स्टेशनरी है, बिजली का खर्चा है, सारी ट्रांजेक्शन्स हैं. ये बैंक के पास 5 रुपये इसके अलावा ला कहाँ से रही है बैंक? तो इसके लिए हमें पता है क्या कि बैंक के पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो उस पैसे को क्या करती है? वो ऐसे ही कुछ लोगों को जोड़ती है. जैसे कि माना कोई नीडी पर्सन है, उस नीडी पर्सन को जोड़ लेगी. ठीक है, उस नीडी पर्सन को किसी को पैसे चाहिए, कोई कंपनी होगी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई बोरोअर होगा, किसी को कोई चीज़ चाहिए होगी. इन लोगों को पैसे की ज़रूरत है. हमारे पास एक्स्ट्रा थे, हमने बैंक में जमा करे ताकि हमारे को इंटरेस्ट मिल जाए. और बैंक को ये लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बैंक से पैसा लेते हैं. तो बैंक कहते हैं ठीक है मैं आपको 100 रुपये दूँगी, लेकिन 100 रुपये के बदले आप मुझे क्या देंगे? 110 रुपये देंगे. और ये 10 रुपये बैंक का क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, जिसको हम बैंक की इनकम भी बोल देते हैं. इन 10 रुपये में से बैंक 5 रुपये का इंटरेस्ट आपको देगी और बाकी के जो 5 रुपये बचे हुए हैं वो बैंक की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है. बहुत अच्छे समझ में आता है. ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है. अब बैंक ने जो ये रुपये दिए
पर्सनस को ऐसे ही तो नहीं दे दिए होंगे ना कि मुंह उठा के मैं चली गई बैंक, जी मुझे तो 1 करोड़ रुपये चाहिए। बैंक ने कहा हाँ बेटा ले जाओ, तुम्हारे तो बैंक के लो, ले जाओ, ठीक है ले गए। ऐसा कोई होता है? बैंक क्या कहेगी, तुम्हें जितने रुपए चाहिए उसके बदले तुम्हें क्या रखवानी पड़ेगी, कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। क्या रखवानी पड़ेगी, कोलेट्रल सिक्योरिटी। भाई मुझे क्या भरोसा, तुम कल कहीं चले गए तो, भाग गए तो, है ना, मेरा पैसा वापस नहीं आया तो, ठीक है। तो बैंक ने इनके ऊपर सिक्योरिटी रखवाई, जो भी इन्हें लोन चाहिए उसके लिए उन्होंने क्या रखवा ली, सिक्योरिटी रखवा ली, ठीक, सिक्योरिटी रखवाई। अब सिक्योरिटी रखवा के क्या हुआ, अब क्या होता है इन फ्यूचर, भाई बैंक के लिए, बैंक को पता है कि बैंक ने इनसे जिनसे 100 रुपये लिए हैं, बैंक को ये 100 रुपये क्या करने पड़ेंगे, वापस करने ही पड़ेंगे। तो बैंक के ऊपर ये क्या है, इधर लायबिलिटी है, बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक को ये 100 रुपये का 105 करके वापस करना ही करना है, बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, ठीक। बैंक ने इसे अपने को एसेट कन्वर्ट करवाने के लिए लोन दे दिया, क्लियर। लेकिन क्या भरोसा अगर कल ये कोलेटरल रखने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोलेटरल रख देते हैं, ज़मीन गिरवी रख देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, शेयर्स गिरवी रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कोलेटरल फॉर्म में रखते हैं और वापस पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उसे रिटर्न नहीं करते, है ना। अब जैसे माना मैं बैंक के पास गई, बैंक ने कहा जी ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसे रख लो, गिरवी रख लो और मुझे पैसे दे दो। अब ये कोई है कि सबने अपने फ़ोन रख दिया तो बैंक से लगा के बैठी है कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं करे तो फ़ोन ले जाओ, फ़ोन ले जाओ, फ़ोन ले जाओ, नहीं होता ना। तो ऐसे बहुत सारे, अब बैंक भाई मार्केट तो लगा कर सजेगी नहीं ना कि भाई देखो घर के कागज़ हैं ले जाओ, ये मोटरसाइकिल के कागज़ हैं ले जाओ, ये लोग पैसा नहीं दे रहे ले जाओ। ऐसा तो बैंक नहीं कर सकती। पहली बात तो करती नहीं है, दूसरी बात उस पर टाइम भी नहीं है कि अगर वो बैंकिंग की ट्रांजेक्शन देखे कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनका कोलेटरल बेचे जाकर। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो बैंक के पास टाइम नहीं है, टाइम वेस्टेज, दूसरी बात बैंक की साख भी घटती है। अब बैंक की साख क्यों घटती है, बैंक की साख इसलिए घटती है कि भाई जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैं मार्केट में उड़ जाती है खबर कि भैया इनके यहाँ से लोन तो जाता है लेकिन लोन वापस नहीं आता है। अब जब लोन वापस नहीं आएगा तो लोन कहाँ से दिया गया है, तुम्हारे पैसे से दिया गया। माना मैंने बैंक को कोई लोन दिया, बैंक ने मेरा पैसा कहीं आगे लगा दिया, राइट। अब मैंने जो बैंक को पैसा दिया, मुझे पता लगा कि भाई ये बैंक जिनको पैसा देती है वो लोग वापस नहीं करते हैं। अब क्योंकि वो वापस नहीं करते तो मुझे डर लगने लगेगा कि हाय कहीं ऐसा ना हो मेरा पैसा डूब जाए, बैंक फेल हो जाए, और अगर बैंक फेल हो गई तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। मैं बैंक के पास भागी जाऊँगी, भाई मेरा पैसा तो वापस दे दो, तुम्हारे तो जो जिनको तुम लोन देते हो वो वापस देते नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक क्रेडिट वर्थीनेस घट जाती है बैंक की। तो अब क्या किया जाए, तो ऐसे में बैंक के क्या इंक्रीज होता है, ये जो लोग पैसा नहीं देते हैं, जो लोन ले लेते हैं लेकिन लोन वापस नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे एसेट्स जिनका पैसा गया लेकिन वापस नहीं आया, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए कि भाई वो पैसा भी वापस आ जाए और मेरी क्रेडिट वर्थीनेस भी ना घटे, प्लस टाइम नहीं है, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में अभी कुछ टाइम पहले यस बैंक के साथ भी हुआ था कि यस बैंक ने जिनको लोन दे रखे थे उनका पैसा वापस नहीं आया। अब भाई बैंक माफिया वाला तो काम करेगा नहीं कि दे रहे हो कि भाग जाओ, मतलब वो तुम्हें कोलेटरल बेच देंगे, धमकी देंगे। तो धमकियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं, बहुत बड़े केसेस में नहीं चलती हैं। तो क्या किया जाए समझ में नहीं आया। तो ऐसे के लिए, इस काम के लिए बैंक ने क्या करा, बैड बैंक ओपन करा। अब इसका क्या काम है देखिए जी। तो भाई बैंक, हम ये समझते हैं भाई बैंक के पास बहुत सारी क्या इकट्ठी हो गई, NPA इकट्ठी हो गई, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। अब ये NPA का क्या करेगी, NPA जो होगा वो बैड बैंक खरीद लेगा। क्या मतलब है, अब ये क्या चीज़ है। निर्मला सीतारमण जी ने एक इसके लिए तरीका निकाला। इन्होंने कहा कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे, जिसके लिए हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए, क्या, NDCL और एक कौन कौन से नाम लिए थे बताइए, NARC और IDRCL, ठीक है। NARC और IDCL 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसमें NARC क्या करेगी, NARC आपका बैड बैंक की एक जो ये है यूनिट, एक सेकेंड, यस, NARC क्या करेगी, NARC कहती है, बैंक के पास जाती है कि भाई तुम्हारे पास जिसको भी तुमने लोन दिया है उसके कुछ कागज़ होंगे। बैंक कहता हाँ जी हैं, वो कागज़ तुम मुझे दे दो। अच्छा जी, फिर वो कागज़ के बदले तुमने जितने का भी लोन क्रिएट करा है मैं उसका तुम्हें अमाउंट दे दूँगा। अच्छा कैसे जी,
वो ऐसे दूंगा कि माना इसने कहा कि भाई तुमने 1 करोड़ रुपए का लोन किसी को दिया, उसके तुमने कागज़ रखवाए होंगे, वो कागज़ तो तुम मुझे दे दो, ठीक, और उसके बदले 15% तुम मुझसे अभी ले लो, 15% तो मुझसे तुम अभी ले लो। कितना हो गया 15%? यानी कि 15 लाख रुपए तो मुझसे तुम अभी ले लो। बाकी के बचे हुए 85% मैं तुम्हें तब दूंगा जो गिरवी रखी हुई एसेट है जब मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो NARC क्या करेगी, उन पेपर्स को रख लेगी, ठीक है। और जो कोलेटरल सिक्योरिटी आपने NARC के पास रखवाई है, जब वो बिक जाएगी, माना किसी ने अपना घर गिरवी रखवाया था 1 करोड़ रुपए के लिए, राइट, तो 1 करोड़ रुपए के लिए बैंक कहता है, बैड बैंक कहता है कि मैं तुम्हें 15% तो अभी दे रहा हूँ, अभी के अभी ले लो 15 लाख रुपए, ठीक। और बाकी के बचे हुए 85% अमाउंट मैं तुम्हें तब दूंगा जब ये एसेट बिक जाएगी। और आगे से ध्यान रखना, ऐसे लोगों को लोन मत देना जिनकी क्रेडिटवर्थिनेस खराब है या फिर जो लोग आपका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इससे 2 काम होंगे, आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आपकी क्रेडिट वर्थिनेस में भी रहेगी। कोई भी आपसे पूछेगा कि इस बैंक का NPA कितना है, तो बोलोगे 0, जी हमारे यहाँ कोई NPA नहीं है, हमारे पास जो भी लोन का पैसा जाता है वो वापस आ जाता है। जबकि वो जाएगा कैसे, घूम फिर कर आपके पास वापस आ जाएगा। बैड बैंक से कोलेटरल सिक्योरिटी ले लेगी, उस कोलेटरल सिक्योरिटी में जितने का भी आपने लोन इशू करा था उस कोलेटरल सिक्योरिटी पर, उसका 15% आपको देगी और 85% बाद में देगी जब उस एसेट्स को सेल कर देगी, ठीक है। और उसके बाद वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि बैंक पूछता है बैड बैंक से कि भैया तुमने तो कह दिया 15% दे दोगे, 15% आएगा कहाँ से, तुम कहाँ से लाओगे 15%? तो जी जो शुरुआत में हमने आपको बात बताई थी कि निर्मला सीतारमन ने बैड बैंक के नाम पर 30,600 रुपये क्या कर रखे हैं, दे दिए। यानी कि इस 30,600 रुपये में से 600 करोड़ रुपए में से आपके 15% का पेमेंट किया जाएगा। तो अब आप ये सोचिए, अगर 1 करोड़ का 15% 15 लाख रुपए में वो एसेट खरीद बैड बैंक ले रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग बैड बैंक हर बैंक से, जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे बैड बैंक के साथ डीलिंग करेंगे, बैड बैंक वो 2 लाख रुपए तक की खरीद सकता है सिक्योरिटी। यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी वो खरीद सकता है 30,600 करोड़ रुपए ले के साथ। भाई बैंक ने आपको कितना दिया, 30,600 करोड़, अभी 30,600 करोड़ में से कितने का पेमेंट करना है, 15% का पेमेंट करना है, तो उस हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए तक की तो सिक्योरिटी ले सकता है, ठीक है। और इसके साथ वो क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा और बैंक की साख भी बची रहेगी और बैंक को जगह जगह जाकर बार बार कहने की ज़रूरत नहीं कि भैया पैसा दे दे, भैया पैसा दे दे, भैया तूने लोन लिया था, भैया पैसा दे। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई है आपके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब जी 30,600 करोड़ रुपए जो निर्मला सीतारमन जी ने बैड बैंक के नाम पर जोड़े, वो तो समझ में आ गया कि इन 30,600 करोड़ रुपीज़ का यूज़ कहाँ किया जाएगा, उन 15% के लिए किया जाएगा जो हाथ के हाथ पेमेंट की जाएंगी। अब वही कहते हैं NARC जो है यही बेचेगा क्या, नहीं, NARC कहता है कि भाई मैं तो बस सिक्योरिटी लेकर रख लूँगा, ठीक है, सिक्योरिटी लेने का काम है मेरा, तो जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास होगा वो लेने का काम है। बेचने का काम करेगी IDRCL, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये बेचेगी आगे, ठीक है। तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, क्या हो रहा है, और आपकी साख भी बची रहेगी। NARC और IDRCL दोनों मिलकर काम करेंगी। NARC क्या लेगी, आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी ले लेगी उन बैंक से जिनके NPA बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या जो चाहते हैं कि मेरे NPA बैड बैंक खरीद लें, तो NPA बैंक से बैड बैंक खरीदेगी और NARC खरीद लेगी, और NARC जितनी भी कोलेटरल सिक्योरिटी लेगी उसे बेचने का काम करेगी इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। और इसके साथ ही जो भी आपके NPA होंगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और बैंक का पैसा बैंक के पास वापस आ जाएगा, क्लियर। और इसके साथ ही बैंक की क्रेडिट वर्थिनेस भी बढ़ जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, सब एक नॉर्मल तरीके से गोइंग रहेगा। बैंक अपना नॉर्मल फंक्शन करेगी, बैड बैंक अपना काम करेगी। NARC प्लस IDRCL दोनों मिलकर बैड बैंक बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये सारा काम होगा।
ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर ऑल्सो। देखिएगा, आपने साफ साफ बोला है कि माना कमर्शियल बैंक है, उसकी कुछ गुड एसेट्स होती है। गुड एसेट मतलब जो भी उसकी लोन दिया था वो वापस आ गया, लेकिन कुछ पैसा होता है जो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनपीए म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा एनपीए के साथ। एनएआरसीएल इसको खरीदेगी और बेचेगी, ठीक है। एनएआरसीएल जो है खरीद लेगी और आईडीसीआरएल जो को क्या करेगी, इस एसेट्स को बेच देगी, जो भी आपके कोलेटरल सिक्योरिटी में बेच देगी। 15% कमर्शियल बैंक को हाथ के हाथ मिल जाएगा कैश में, जबकि 85% तब मिलेगा जब वो इन सिक्योरिटीज़ जो कि कोलेटरल सिक्योरिटीज ली हैं वो बेच देगी। क्लियर। सो इस तरीके से ये पूरा प्लान आउट किया गया है कि किस तरीके से बैंक के एनपीए निकाले जाएं। बैंक के एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब होता है। सो नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बैड बैंक क्या है, बैड बैंक कैसे काम करती है और बैड बैंक क्यों बनाई जा रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।